हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो है हम दिल्ली पुलिस एससीएम का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, क्योंकि कांस्टेबल वाला तो ख़त्म हो गया 6 जनवरी को, आज 7 जनवरी है। तो एससीएम वाला है, ठीक ना। तो उसका सेकंड शिफ्ट का हम जो है एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक ना। तो यानी किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आए हुए थे। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों देखिए, 97वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। आपके सामने ये ऑप्शन है, ठीक है ना, कि नई दिल्ली में, कि पुणे में, कि पुरी में, कि गुवाहाटी में। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, पुरी उड़ीसा में, ठीक है ना। पुरी जो है उड़ीसा में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना। 31 मार्च अप्रैल 2025 तक जो 97वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप पुरुष और महिला 2025 में पूरी उड़ीसा में आयोजित हुई थी। महिला वर्ग में महाराष्ट्र ने फाइनल मुकाबले में उड़ीसा को पराजित कर खिताब जीता था। और क्या है, रेलवे में ये देखिए, 97वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में गत विजेता महाराष्ट्र पराजित को खिताब जीता था, ठीक ना। और देखिए कि महिला वर्ग में उड़ीसा की अर्चना मांझी को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुना गया, जबकि महाराष्ट्र का रेशमा राठौड़ को सर्वश्रेष्ठ अटैकर का पुरस्कार मिला, ठीक है ना। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के लक्ष्मण गवास को सर्वश्रेष्ठ खेल के राहुल मंडल को और मंडल के श्रेष्ठ अटैकर और खेल के वागनाथ दास के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एवं महाराष्ट्र की तमंची भोसले को पनियार ऑफ द टूर्नामेंट का और राम लक्ष्मीबाई को पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। और देखिए कि 97वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप ने सबसे ज़्यादा टीमों हिस्सा लेने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से 40 पुरुष और 40 महिला टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया या शामिल किया गया था। तो ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और ये जो योजना है ये 1974 से 1978 तक चली थी, पूर्ण नहीं हो पाई थी, ठीक ना। 1978 तक चली थी। तो दोस्तों जो है सभी हम देख लेते हैं कि और जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। मुख्य फोकस इसमें कृषि विकास और सिंचाई पर था, ठीक ना। तो आप लोग इसका ये फोकस यानी उद्देश्य भी याद रखिएगा और किस मॉडल पर आधारित है, ठीक ना, और वर्ष, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक ना। इसमें ये आधारित किस पर, ये इसमें क्या हुआ था कि भारी उद्योग इस्पात और औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, ठीक ना। अगर पूछे किस किन सी पंचवर्षीय योजना पर औद्योगिकरण का जोर दिया गया, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना। तीसरी में क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 में चली और आत्मनिर्भरता और कृषि के साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन ये विफल रही, ठीक ना। क्यों विफल रही, क्योंकि इसके पीछे की वजह थी क्या थी कि भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ, ठीक है ना। और सूखा भी इसी समय पड़ा था। और क्या हुआ कि 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, तो इस वजह से ये कई सारी घटनाएं हुई, इस वजह से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विफल रही। चौथी योजना देख लीजिए कि स्थिरता के साथ विकास और गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया, किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक ना। और क्या हुआ, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है 1974 से 1979 गरीबी उन्मूलन और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर दिया गया, ठीक है ना। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि 1980 और 1985 में चले और गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन का मुख्य लक्ष्य बनाना था, ठीक है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता पर जोर दिया गया, ठीक है ना। ये कब या 85 से 90 तक चले, ठीक है ना। फिर एक बीच में गैप था 1 साल का। फिर 92 से 97 उदारीकरण के बाद पहली योजना जो मानव विकास और रोजगार पर ध्यान दिया गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि वह भारत का वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से असम के वैष्णव मठों पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। ये आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, क्या कथकली है, कि उड़ीसी, कुचिपुड़ी, की सत्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर
और डी जो है करेक्ट हो जाए, सत्रिया करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। देखिए सत्रिया नृत्य जो उद्गम 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत श्रीमद शंकर देव द्वारा स्थापित नमक मठों से हुआ था, ठीक। देखिए थोड़ा सा कि यह नृत्य भक्ति आंदोलन के प्रसार के माध्यम के रूप में विकसित हुआ और मूल रूप से केवल पुरुष भिक्षुओं, जिन्हें भकोटस कहा जाता था, द्वारा किया जाता था, ठीक ना। अन्य नृत्य रूप जैसे कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य, लेकिन उनकी उत्पत्ति या प्रदर्शन विशेष रूप से मठों पर रहने वाले भिक्षुओं से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। सत्रिया को 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों कि 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत की मुख्य व्यापार रणनीति क्या थी और सुधारों के बाद इसमें क्या परिवर्तन आया है। आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन है कि सुधारों से पहले निर्यात प्रोत्साहन, सुधारों के बाद आयात प्रतिस्थापन है, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, यानी सुधारों से पहले आयात प्रतिस्थापन, सुधारों के बाद निर्यात प्रोत्साहन, ठीक ना, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। देखिए कि 1991 में से पहले जो भारत के व्यापार रणनीति आयात प्रतिस्थापन और सरकारी नियंत्रण पर केंद्रित थी, जिसमें उच्च टैरिफ और कोटा के जरिए घरेलू उद्योगों की रक्षा की जाती थी। सुधारों के बाद यह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ी, जिससे व्यापार बाधाएं कम हुई, निर्यात बढ़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार से जुड़ गई, ठीक ना। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि प्राइमरी घाटे का सूत्र क्या है। आपके सामने क्या है कि प्राइमरी घाटा बराबर राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, या आपके सामने ये ऑप्शन दो दिए हैं कि प्राइमरी घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यही ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब देखिए किसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकीय कोषीय घाटे और पिछले वित्तीय वर्ष में देय ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। यह सरकारी घाटे को निर्धारित करने वाले 3 महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है, ठीक है ना। यह सरकार की उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है और इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज शामिल नहीं है। यह ब्याज भुगतान के अलावा उधारी के माध्यम से पूरी की जाने वाली सरकारी व्यय राशि को भी उजागर करता है ना। और क्या है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल उधार से संबंधित होता है और जिसमें ब्याज भुगतान भी शामिल है, जबकि प्राथमिक घाटा सरकार के उधार से संबंधित होता है, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता है। सामान्यतः जब सरकार द्वारा ऋण लिया जाता है तो उसमें ब्याज भुगतान की राशि भी शामिल होती है। इसे राशि को मूल राशि से घटाने पर प्राथमिक घाटा ज्ञात होता है ना। और क्या है कि प्राथमिक घाटे की गणना निम्नलिखित में सूत्र से किया जाता है कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, जिससे ब्याज हटा दिया जाता है, ठीक ना। वही क्या प्राथमिक घाटा, ठीक ना। राजकोषीय घाटा यानी सरकार का कुल व्यय, सरकार की कुल आय, और ब्याज भुगतान से तात्पर्य पिछले वर्ष की लंबित भुगतानों से, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि नचिकेता और यम मृत्यु की देवता के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका कठोप उपनिषद में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और है कि जो है वो सत्यमेव जयते, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका अगर बात करें कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया, तो मुंडको उपनिषद से, ठीक है ना। और जो सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है वो छंदोग उपनिषद है, ठीक है ना, ये दिया है। और देख लीजिए कि कठोपनिषद जो उपनिषद प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जिनमें से कुछ धार्मिक दार्शनिक की अवधारणाएं और हिंदू धर्म के विचार शामिल हैं, है ना। जिनमें से कुछ धार्मिक परंपराओं को बुद्धवाद और जैन धर्म के माने जाते हैं, ठीक ना। कठोप जो उपनिषद प्राथमिक उपनिषद में से एक है, जो कृष्णा यजुर्वेद के कथा स्कूल के आखिरी पाठ खंडों में उल्लेखित है, ठीक है ना। नाचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध सम्मेलन का उल्लेख कठोप उपनिषद में दिया गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश का था कि अल्टुरिस्ट, ठीक ना। अल्टुरिस्ट जो है इसका सिनोनिम्स क्या है, ठीक ना। आपके सामने ये ऑप्शन है दोस्तों जो है
ये अल्ट्रिस्ट मतलब होता है दोस्तों कि परोपकारी होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? परोपकारी, ठीक ना, परोपकारी यानी दूसरों के हित चाहने वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा फिलएंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? फिल एंथ्रोफिस्ट, एंथ्रो का मतलब होता है मानव का जैसा, फिल मतलब वाटर क्लब से यानी मानव से प्रेम करने वाले, ये भी परोपकारी से मतलब निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका क्या होता है? इम्प्रेस मतलब प्रभाव, तो प्रभाववादी इसका मतलब हो जाएगा, जो प्रभाव राशि उसे प्रभाववादी कहते हैं, ठीक ना। न्यूट्रे इसमें लिखा न्यूट्रियोनिस्ट मतलब क्या होता है? यानी पोषण विशेषज्ञ, यानी न्यूट्रल मतलब क्या होता है? पोषण, तो पोषण विशेषज्ञ हो जाएगा। इंडिविजुअलिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडिविजुअल मतलब होता है एक एक व्यक्ति जो स्वयं पर मतलब निर्भर हो या स्वयं, एक ही अलग बात होती है। तो और इंडिविजुअलिस्ट मतलब क्या होता है? व्यक्तिवादी, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि फ्लांट फ्लांट या फिर एंटी फ्लांट का एंटोनिम्स क्या होगा? आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए, देखिए बताइए। फ्लांट का मतलब दोस्तों क्या होता है? ओपन से होता है, ठीक है ना, ओपन से होता है। तो हाइड मतलब क्या होता है? छिपाना, इसका थ्री जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर में क्या लिखा? कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस F4 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या होता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो इसका मेन क्या होता है दोस्तों कि सक्रिय टैब या विंडो को बंद करने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है इसका, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि पेरूपालेम बीच फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है कहाँ? मुख्य तौर से ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट होगा, वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्या कि पेरूपालेम बीच के फेस्टिवल जो है भारत की आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, जो कि पश्चिम गोदावरी जिले के भीमवरम के पास स्थित है और स्थानीय संस्कृति व्यंजनों जैसे पोपटल्लू और जल क्रीड़ाओं जैसे बीच वॉलीबॉल का प्रदर्शन करता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आयोजन बनाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। आपके सामने ये ऑप्शन है, विदेशी निवेश को बढ़ाना, ऑप्शन ए है, बी है परिसंपत्तियों का मूल अधिकतम करना, और सी है बेरोजगारी को कम करना, और डी है विलय को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो ये जो है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, परिसंपत्तियों का मूल अधिकतम करना, ठीक है ना। देखिए कि इंसॉल्वेंसी जो बैंक आईबीसी के 2016 में एकीकृत ढांचा जो है व्यक्तियों की साझेदारी और कंपनियों को दिवालीपन के मुद्दों से संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और देखिए कि आईबीसी का प्राथमिक उद्देश्य व्यवसायों में वित्तीय संकट के समाधान को सरल और तेज करना है, जिसमें संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित और लेनदारों के हितों की रक्षा और हो। आईबीसी दिवालियापन समाधान की एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें मामलों को हल करने के लिए 330 दिनों की अधिकतम समय सीमा होती है, जिसमें मुकदमेबाजी की अवधि भी शामिल है। संहिता का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता की रक्षा और मूल्य विनाश को रोकने के लिए एक संरचित तरीके से दिवालिया संस्थाओं के पुनरुद्धार एवं परिसमापन को सुनिश्चित करना। आईबीसी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लागू और विनियमित किया जाता है, जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की देखरेख करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के अलावा क्वाड समूह का सदस्य है, ठीक ना। आपके सामने ये ऑप्शन है चीन, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जापान, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए जो क्वाड है, क्वाड चतुष्कोणीय सुरक्षा संबंध, जिसमें 4 प्रमुख लोकतंत्र शामिल है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। देखिए क्वाड ग्रुप भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से मिलाकर बना एक समूह है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। समूह और क्या है कि समूह को अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान करना और सदस्य के बीच सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए संवाद की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा अमेरिका के
उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से की गई थी। और यह संवाद एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के समांतर, जिसका शीर्षक अभ्यास मालाबार था, राजनयिक और सैन्य व्यवस्था को व्यापक रूप से चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनीतिक विरोध जारी और क्वाड को जवाब दिया। ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ईमेल में फॉरवर्ड विकल्प उपयोग क्यों किया जाता है। ये जो है कंप्यूटर का प्रश्न है। ठीक ना, आपके सामने ऑप्शन है टू रिप्लाई ओनली टू द ओरिजिनल सेंडर, यानी केवल मूल प्रेषक का जवाब देने का। बी ऑप्शन है कि मूल सूची में शामिल नहीं किए गए नए प्राप्तकर्ताओं को वही ईमेल भेजने के लिए मूल संदेश को सुरक्षित करना है। और यह अपनी इनबॉक्स में ईमेल हटाने के लिए है या केवल विषय पंक्ति में बदलने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया रहा कि मूल सूची में शामिल नहीं किए गए नए प्राप्तकर्ताओं को वही ईमेल भेजने के लिए मूल संदेश को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो करेक्ट रहा। ठीक ना, और अगला प्रश्न दोस्तों, अब प्रश्न क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक ना, फॉरवर्ड आपको किसी ईमेल को नए व्यक्ति का या नए प्राप्तकर्ताओं के समूह को भेजने की अनुमति देता है जो मूल, ठीक है ना, ईमेल टू कैपिटल सी नहीं, जिसमें से मूल ईमेल की पूरी सामग्री और अटैचमेंट यदि और नए प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच जाती थी, जिसमें संचार आसान और तेजी हो जाता है। ठीक है ना, केवल मूल प्रेषक को जाता है और रिप्लाई ऑल इन सभी को जवाब दे। मूल प्रेषक और सभी प्राप्तकर्ताओं को जाता है, जबकि फॉरवर्ड पूरी तरह से नए प्राप्तकर्ताओं के लिए होता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे जी के जी और उसमें के। ठीक है ना, तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है ना, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।